हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं एंड ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। ये चैप्टर हम पूरे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, हर एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इससे रिलेटेड एमसीक्यूज सॉल्व। अगर आपको एमसीक्यूज करने हैं तो सबसे पहले तो आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, मैग्नेट ब्रेन्स को कर देना होगा सब्सक्राइब एंड मेरी हर एक वीडियो देखनी होगी ताकि आपको हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए, एक्सरसाइजेस अच्छे से आ जाए एंड देन फिर आप एमसीक्यूज बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो सबसे पहला एमसीक्यू है हमारा, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ पेंटागन। पेंटागन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, पेंटागन वो फिगर है जिसमें 5 साइड्स रहती हैं, मैंने आपको ये बताया था। देखिए ऐसा रहता है पेंटागन, मैंने आपको होमवर्क दिया था पेंटागन, हेक्सागन, इन सब के बारे में आपको देखना है कि ये होते क्या, इनकी कितनी साइड्स रहती हैं, इनका डायग्राम कैसे बनता है, आपको ये होमवर्क दिया था मैंने। ये देखिए ये है पेंटागन, पेंटागन ऐसे बनता है। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ पेंटागन। पेंटागन में कितने डायगोनल्स रहते हैं, तो हम डायगोनल्स बना के देख लेते हैं एंड देन फिर हम आंसर्स कर देंगे। डायगोनल्स क्या होते हैं, एक वर्टेक्स से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे अटैच रहती है, ये तो आपको पता ही होगा। तो हम क्या करेंगे, करके देख लेते हैं। ये देखो, एक कॉर्नर को हम दूसरे कॉर्नर से मिला देंगे, ये बन जाएगा पहला डायगोनल। फिर एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से बना देंगे, ये बन जाएगा हमारा दूसरा डायगोनल। ठीक है, फिर एक कॉर्नर को हम दूसरे कॉर्नर से मिला देंगे, ये बन जाएगा हमारा तीसरा डायगोनल। फिर एक कॉर्नर को हम दूसरे कॉर्नर से मिला देंगे, ये कौन सा डायगोनल बन गया, फोर्थ डायगोनल। फिर एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से मिला देंगे, ये कौन सा बन गया, फिफ्थ डायगोनल बन गया। और कुछ बच रहा है क्या, और किसी कॉर्नर पे हमें मिलाने के लिए आवश्यकता लग रही है क्या? नहीं लग रही है, सारे कॉर्नर्स को हमने मीट कर दिया है, पूरे डायग्राम के हमने सारे डायगोनल्स बना दिए। हमें कितने डायगोनल्स मिले हैं इस डायग्राम में, पेंटागन में 5 डायगोनल्स मिले हैं। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए 5। तो देख लेते हैं क्या है हमारा आंसर, हमारा आंसर है 5। ठीक है, समझ आया आपको? तो नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन सेकंड, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ हेक्सागन। अब हमसे क्या पूछा है, हेक्सागन में कितने डायगोनल्स रहते हैं। आपको पता होगा हेक्सागन में 6 साइड्स रहती हैं, ये तो पता है ना आपको। तो ये है हेक्सागन का डायग्राम, डायग्राम ऐसे बनता है, लेकिन हमें बताना क्या है कि उसमें डायगोनल्स कितने रहेंगे। तो हम डायगोनल्स देख लेते हैं कितने रहेंगे। सब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, ठीक है, एक डायगोनल हो गया। देन फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक हो गया हमारा दूसरा डायगोनल। ठीक है, एंड देन फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक हो गया हमारा तीसरा डायगोनल। ठीक है, और कौन से डायगोनल्स हम खींच सकते हैं, 3 डायगोनल्स हमने बना लिए। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक हमने खींच लिया फिफ्थ डायगोनल। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ डायगोनल। देन फिर इस कॉर्नर से हम इस कॉर्नर तक बना देंगे फिफ्थ डायगोनल। कौन सा हो गया, ये फिफ्थ डायगोनल हो गया है। देन फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक बन जाएगा हमारा सिक्स्थ डायगोनल। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक हमारा हो जाएगा 7th डायगोनल। ठीक है, और कुछ डायगोनल बन सकता है क्या, ऑफकोर्स बन सकता है। ये देखिए, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक हो गया हमारा 8th डायगोनल। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक हो गया हमारा 9th डायगोनल। ठीक है, हमने सारे डायगोनल्स बना दिए हैं और कोई कॉर्नर बच नहीं रहा। हमने सारे कॉर्नर्स को मीट करके हेक्सागन के सारे सारे डायगोनल्स बना दिए हैं। कितने डायगोनल्स मिले हमें, टोटल 9 डायगोनल्स मिले हैं। तो हमारा आंसर 9 होना चाहिए। देख लेते हैं फिर क्या है, हमारा आंसर 9 है। आया आपको समझ में? अगर आया है तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। ये है हमारा हेक्सागन, उसके अंदर जो बने वो क्या है, डायगोनल्स हैं। ठीक है, टोटल कितने आए हैं, 9 डायगोनल्स आए हैं, तो 9 हमारा आंसर है। ठीक है, आया आपको समझ में? नेक्स्ट देखें,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थर्ड, हाउ मेनी डायगनल्स आर देयर इन अ ऑक्टागन। अब ऑक्टागन की बात हो रही है, ऑक्टागन में कितने साइड्स रहते हैं, 8 साइड्स रहते हैं, ठीक है, इतना तो आपको पता होगा, 8 साइड्स रहते हैं। हमें चाहिए कि हमें बताना है कि उसमें कितने डायगनल्स बन जाएंगे, कितने डायगनल्स बन जाएंगे। तो हमें क्या करना है, बस इस डायग्राम में डायगनल्स बनाने हैं, कॉर्नर्स को मीट करना है। पहले 1, ये पहला डायगनल हो गया, ये दूसरा डायगनल हो गया, ये तीसरा डायगोनल हो गया, ये फोर्थ डायगोनल, ठीक है। अभी सिंपल डायगोनल बना दिए हमने, 4 बने हैं। देन फिर 5 डायगोनल, देन फिर 6 डायगोनल, ठीक है। देन फिर 7 एंड देन 8, ठीक है। उसके बाद कुछ बच रहा है 9, देन फिर 10, कितने हुए अभी, 10 हुए, ठीक है। एंड देन फिर 11 एंड देन फिर 12, कितने हुए, 12 हो गए हैं। और कुछ समझ आ रहा है आपको, 12 तो हो गए हैं, 12 हो गए हैं। अब और क्या हो सकता है, 12, 13, ठीक है। एंड देन फिर 14, कितने हुए, 14 हो गए हैं। एंड देन फिर 15 एंड देन फिर 16, कितने हुए टोटल, 16 हो गए हैं, ठीक है। एंड देन फिर 17, देन फिर 18, कितने हुए हैं, 18 हो गए हैं। और कौन से हो रहे हैं, देखिए ये हो गया 19, ठीक है, एंड ये हो गया 20, कितने डायगोनल्स हो गए, 20 डायगोनल्स हो गए। मैम ये तो ऐसे लग रहा है कि वो स्पाइडरमैन का वेब होता है ना, वैसे कुछ लग रहा है, बट इतने ही डायगोनल्स होंगे। डायगोनल्स कितने बन रहे हैं, हमने हर एक कॉर्नर को हर एक कॉर्नर से मीट करके देख लिया है। डायगोनल्स कितने बन रहे हैं, 20 बन रहे हैं। थोड़ा अतरंगी डायग्राम बना है, बट डायगोनल्स हैं ये, ऑक्टागोन के इतने ही डायगोनल्स बनते हैं। कितने बनते हैं, 20 डायगोनल्स। सारे कॉर्नर्स को हमने मीट करके देख लिया है, डायग्राम बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। कितने डायगोनल्स हमें मिले हैं, हमें मिल गए हैं 20 डायगोनल्स। देख लेते हैं आंसर कितना आ रहा है, 20 आ रहा है आंसर। मतलब ऑक्टागोन में हमें कितने डायगोनल्स मिल जाएंगे, हमें 20 डायगोनल्स मिल जाएंगे। आप कर लीजिए नोट डाउन, बिल्कुल ऐसे ही डायग्राम बनेगा एंड डायगोनल्स हमें इतने ही मिलने वाले हैं, ठीक है। कर लिया आपने नोट डाउन, डायगोनल्स भी बना के दिखा दिए मैंने, डायग्राम भी पता चल गया आपको कैसा होता है, ठीक है। आधा होमवर्क तो मैंने ही करवा दिया आपको, जो मैंने आपको दिया था। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या बोलता है, द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 40 डिग्री, हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव। ऐसे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी करे हैं प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस वीडियोस में। इसका फॉर्मूला रहता है, याद कीजिए कौन सा फॉर्मूला रहता है, बताइए ज़रा। अगर आपने क्लासेस अच्छे से पढ़ी होंगी आपको बिल्कुल आएगा कि कौन सा फॉर्मूला रहता है ईच एक्सटीरियर एंगल वाला। याद आया, क्या था फॉर्मूला, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन एन। यही था फॉर्मूला, क्या था, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन एन। अब ये एन क्या है, एन क्या थी हमारी, एन थी हमारी साइड्स, एन थी हमारी साइड्स, ठीक है। समझ आया आपको, एन क्या थी हमारी साइड्स। तो इसमें क्या पूछा, हमें निकालना क्या है, साइड्स निकालना है। मतलब हमें एन निकालना है, साइड्स निकालनी है, हमें साइड्स नहीं पता है। और देके क्या रखा हुआ है, हमें ईच एक्सटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगॉन का 40 डिग्री हमें ईच एक्सटीरियर एंगल देके रखा है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल के नीचे हम क्या लिख देंगे, 40 डिग्री, क्योंकि हमें ऑलरेडी एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट पता है, ठीक है। एंड देन फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 360 डिग्री, एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एन है, ठीक है। आया आपको समझ में। अब हमें निकालना क्या, हमें एन निकालना, हमें साइड्स निकालनी है। एन को कर देंगे इक्वल टू के इस तरफ ट्रांसफर, तो वो चला जाएगा यहाँ पे, क्योंकि डिनोमिनेटर में था, यहाँ पे आगे न्यूमरेटर में हो जाएगा, डिवीजन में था, यहाँ पे आगे मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। 40 डिग्री हमें दिख रहा है ऊपर साइड है, हम डिवीजन में डाल देंगे उसको, ठीक है। तो क्या होगा, एन इज इक्वल्स टू
360 डिग्री अपॉन 40 डिग्री, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? हमारा आंसर आ रहा है 9। मतलब जो साइड्स है, n मतलब साइड्स, और साइड्स का कितनी साइड्स निकली है हमारी? 9 साइड्स निकली हैं। कितनी निकली है? 9 साइड्स। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? हमारा आंसर होना चाहिए 9। तो हम चेक कर लेते हैं क्या आया हमारा आंसर। हमारा आंसर आया है 9। तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 5, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 108 डिग्री। अब हमें क्या देके रखा हुआ है? ईच इंटीरियर एंगल देके रखा हुआ है। ठीक है, हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव। हमसे क्या पूछा गया है कि कितने साइड्स होंगे इस पॉलीगॉन के। ठीक है, मतलब हमें निकालना क्या है? n निकालना है, साइड्स निकालनी है। हमें साइड्स नहीं पता है। ठीक है, तो साइड हम कैसे निकालते थे? साइड हम निकालते थे कौन से फॉर्मूले से? अभी जस्ट निकाला है हमने। ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन n। ऐसे निकालते हैं हम। ईच एक्सटीरियर एंगल भी हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। एंड इफ एक्सटीरियर एंगल देके रखा है, हमें साइड्स नहीं पता है, तो हम साइड्स भी इसी फॉर्मूले से निकालते हैं। लेकिन साइड्स पता होने के लिए हमें ईच एक्सटीरियर एंगल का पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम इसको इस तरफ ट्रांसफ़र कर पाएँ एंड n को इस तरफ ट्रांसफ़र कर पाएँ। तो हमें ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए क्या करना होगा? हमें निकालना होगा ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला हमें लगाना होगा, क्योंकि ईच इंटीरियर एंगल हमें दे के रखा है। तो ये फॉर्मूला लगेगा अभी बाद में। सबसे पहला फॉर्मूला क्या लगना है? सबसे पहला फॉर्मूला लगना है ईच इंटीरियर एंगल, क्योंकि हमें इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट ऑलरेडी दे के रखा हुआ है। तो हम लगा देंगे ईच इंटीरियर एंगल। क्या था फॉर्मूला? 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। यही था फॉर्मूला। क्या था फॉर्मूला? ईच इंटीरियर एंगल का 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल हमें देके रखा है कितना? 108 डिग्री। हम यहाँ पे लिख देंगे 108 डिग्री। यहाँ पे क्या है? 180 डिग्री। हम यहाँ पे लिख देंगे 180 डिग्री। यहाँ पे हमें नहीं पता है ईच एक्सटीरियर एंगल, तो हम उसको एज इट इज लिख देंगे ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना है? अब हमें निकालना है ईच एक्सटीरियर एंगल। तो हम इसे कैसे निकालेंगे? हमें दिख रहा है ईच एक्सटीरियर एंगल नेगेटिव फॉर्म में है, हम इक्वल टू के इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, वो पॉजिटिव फॉर्म में हो जाएगा। एंड यहाँ पे हमें दिख रहा है 108 डिग्री है, हम इक्वल टू के उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, ताकि माइनस करके हम ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल पाए। ठीक है, तो हम इसे इस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या आएगा? ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे 108 डिग्री हम इक्वल टू के इस तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं, राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव फॉर्म में था, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, किस फॉर्म में हो जाएगा? नेगेटिव फॉर्म में। मतलब क्या हो जाएगा? 108 डिग्री। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या निकलने वाला है? हमारा आंसर निकलेगा 72 डिग्री। ईच एक्सटीरियर एंगल क्या निकल रहा है? ईच एक्सटीरियर एंगल निकल रहा है 72 डिग्री। समझ आया आपको ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे निकला है? समझ आया है तो पहले आप कर लीजिए इसे नोट डाउन, फिर उसके बाद हम इस फॉर्मूले का यूज करके क्या निकालने वाले हैं? साइड्स निकालेंगे। क्योंकि अभी हमें क्या मिल गया? अब हमें मिल गया ईच एक्सटीरियर एंगल, तो हम वैल्यू यहाँ पे पुट करके एन की वैल्यू मतलब साइड्स आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये कर लीजिए नोट डाउन, ईच एक्सटीरियर एंगल आया है हमारा 72 डिग्री। ठीक है, कर लिया आपने नोट डाउन? अब हम वैल्यू पुट कर देंगे किस फॉर्मूले में? ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने वाले फॉर्मूले में। ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल क्या आया हमारा?
72 डिग्री अभी निकाला है हमने, एंड यहाँ पे क्या है 360 डिग्री अपॉन n। तो अब हम क्या करेंगे, n को कर देंगे इक्वल टू के इस तरफ ट्रांसफर, एंड 72 डिग्री को कर देंगे हम इक्वल टू के इस तरफ ट्रांसफर, मतलब वो डिवीजन में चला जाएगा। कैसे, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 72 डिग्री। अब क्या करना है हमें, अब हमें सिंपली सिंप्लीफाई कर देना है। कैसे होगा सिंप्लीफाई, 2 की टेबल से करेंगे, 2 3 ज़ा 6 एंड 1 कैरी गई 12 हुआ, मतलब 2 36 ज़ा 72, एंड यहाँ पे क्या आएगा 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी गई 8 ज़ा 16 एंड यहाँ पे 0। ठीक है, अब और सिंप्लीफाई हो जाएगा। कैसे होएगा, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी गई 8 ज़ा 16, 18 आया यहाँ पे आंसर, एंड यहाँ पे क्या आएगा 2 9 ज़ा 18 एंड यहाँ पे 0 है। ठीक है, अब हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी गई यहाँ पे आएगा 5 ज़ा 10, 45। ठीक है, अब और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 9 1 ज़ा 9 एंड 9 5 ज़ा क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। मतलब हमारी n जो है, जो कि क्या है साइड्स है, कितनी आई है 5 आई है। मतलब क्या है, हाउ मेनी साइड डज इट हैव, तो कितने आएंगी साइड्स 5 आएगी। समझ आया आपको कितना आंसर आने वाला है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। साइड्स हमारी कितनी निकली है 5 निकली है। हम चेकआउट कर लेते हैं, क्या आया आंसर हमारा, सी आया है 5, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप कर लीजिए नोट डाउन। समझ आया आपको कैसे किया हमने। सबसे पहले ईच एक्सटीरियर एंगल निकाला। कैसे निकाला, इंटीरियर एंगल के फॉर्मूले से। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्यों लगा है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में इंटीरियर एंगल दे के रखा हुआ था। ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल निकालने के बाद हमने क्या किया, ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला डाला एंड फिर निकाल ली हमने n की वैल्यू, जो कि क्या है साइड्स है। ठीक है, आया समझ में। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 6, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 135 डिग्री, हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव। देखिए सेम वही क्वेश्चन है, ईच इंटीरियर एंगल देके रखा है हमें 135 डिग्री एंड निकालना क्या है, हमें साइड्स निकालनी है। तो सेम वैसे ही करेंगे, क्या कर लेंगे, सबसे पहले क्या लग जाएगा, सबसे पहले लग जाएगा ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला। क्यों लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ईच इंटीरियर एंगल देके रखा हुआ है। लगा देंगे हम ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू, ईच इंटीरियर एंगल क्या आएगा, क्या है फॉर्मूला ईच इंटीरियर एंगल का, 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, यही है फॉर्मूला। अब हमें क्या करना, अब हमें कर देना वैल्यू पुट। ईच इंटीरियर एंगल हमें देके रखा 135 डिग्री, हम यहाँ पे इसके नीचे कर देंगे 135 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, हमने कर दी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है 180 डिग्री, हम यहाँ पे 180 डिग्री लिख देंगे। यहाँ पे क्या है ईच एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पे लिख देंगे ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, आया आपको समझ में। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, ईच एक्सटीरियर एंगल हमें नहीं पता है, हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमें दिख रहा है माइनस फॉर्म में है क्या, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू के इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, मतलब LHS साइड, तो वो पॉजिटिव फॉर्म में हो जाएगा। एंड 135 को हम कर देंगे 180 डिग्री के पास ट्रांसफर, तो ये पॉजिटिव फॉर्म में था, इक्वल टू के उस तरफ जाके किस फॉर्म में हो जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में। ठीक है, करके देखते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ईच एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि हमने उसको इस तरफ ट्रांसफर कर दिया है, नेगेटिव फॉर्म में था, यहाँ पर आके पॉजिटिव फॉर्म में हो गया है। ठीक है, एंड देन फिर यहाँ पे क्या है 180 डिग्री, यहाँ पे हमें दिख रहा है 135 डिग्री, इक्वल टू के उस तरफ ट्रांसफर करेंगे, माइनस फॉर्म में हो जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में 135 डिग्री। ठीक है, माइनस करने पे आंसर क्या आने वाला है, माइनस करने पे आंसर आएगा 45 डिग्री। ये क्या निकल गया है हमारा, ईच एक्सटीरियर एंगल हमारा निकल गया है। कितना निकला है ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल हमारा निकला है 45 डिग्री। आया आपको समझ में, आ गया है।
अब नेक्स्ट कर लेते हैं सॉल्व। पहले तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम क्या करेंगे, अब ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला पुट करेंगे जिससे हमारी क्या निकल जाए, जिससे हमारी साइड्स निकल जाए। ठीक है, आया समझ में? सबसे पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? अब हमें क्या करना है, अब हमें पुट करना है ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला। ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन n। यही तो होता है फॉर्मूला। और निकालना क्या है हमें, हमें निकालना है n, मतलब हमें निकालनी है साइड्स। और साइड लगेगा, साइड कैसे निकलेगा, इसी फॉर्मूले से निकल जाएगा। ईच एक्सटीरियर एंगल अभी हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था 45 डिग्री। हम यहाँ पे लिख देंगे 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे है 360 डिग्री, हम यहाँ पे लिख देंगे 360 डिग्री अपॉन n। ठीक है, अब हमें क्या करना है, n को कर देंगे हम इक्वल टू के इस तरफ ट्रांसफर। यहाँ पे डिनोमिनेटर में था, यहाँ अपसाइड आ जाएगा न्यूमरेटर में। अब 45 डिग्री दिख रहा है हमें न्यूमरेटर में, वहाँ डाउन साइड चला जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, क्योंकि इक्वल टू के उधर ट्रांसफर करते हैं तो अपोजिट फॉर्म में हो जाती है डिजिट्स। तो यहाँ पे 360 डिग्री है एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, इतना आया आपको समझ में? अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लगा देंगे 5 का फॉर्मूला, 5 9 ज़ा 45 एंड देन फिर यहाँ पे भी लग जाएगा 5 7 ज़ा 35। ठीक है, एंड देन फिर 1 कैरी गई तो 2 ज़ा 10। तो यहाँ पे क्या है 72, यहाँ पे क्या है 9। न्यूमरेटर में 72 है, डिनोमिनेटर में 9 है। 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72। तो हमारी n क्या आ रही है, n हमारी आ रही है 8। मतलब n इज इक्वल टू साइड्स, और साइड्स क्या आई है हमारी, 8 साइड्स आई हैं। क्या आया है हमारा आंसर, 8 आया है। तो हमारा ए ऑप्शन होना चाहिए करेक्ट। क्या होना चाहिए, 8 ऑप्शन हमारा होना चाहिए करेक्ट। तो देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ए ऑप्शन। तो हमें करना क्या है, हमें नोट डाउन कर लेना है। आप कर लीजिए नोट डाउन, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो करना क्या है, लाइक कमेंट एंड शेयर करना है। ठीक है, कर लिया आपने नोट डाउन? ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 हमें क्या बोल रहा है, इन अ रेगुलर पॉलीगॉन ईच इंटीरियर एंगल इज थ्राइस द एक्सटीरियर एंगल। क्या बोल रहा है, ईच इंटीरियर एंगल, मतलब हर एक इंटीरियर एंगल क्या है, थ्राइस है। थ्राइस मतलब 3 गुना ज़्यादा है, किससे, ईच एक्सटीरियर एंगल से। तो हमें क्या फाइंड करनी है, नंबर ऑफ साइड्स, मतलब n फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, n साइड्स हमें फाइंड करनी है। ठीक है, हमें दे के क्या रखा हुआ है, हमें क्या देके रखा हुआ है, जो ईच इंटीरियर एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल के क्या है, थ्राइस है, 3 गुना ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे कि एक्सटीरियर एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल हम मानने वाले, एक्सटीरियर एंगल क्या है, ईच एक्सटीरियर एंगल क्या है, ईच एक्सटीरियर एंगल हम मान लेंगे कि x है। ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल हमने क्या मान लिया कि x है। अब इंटीरियर एंगल का क्या देके रखा है कि ईच इंटीरियर एंगल जो है, ईच इंटीरियर एंगल जो है वो एक्सटीरियर एंगल के थ्राइस है, मतलब 3 गुना ज्यादा है, मतलब 3x हो जाएगा। ठीक है, अगर एक्सटीरियर एंगल x है तो इंटीरियर एंगल 3x हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में देके रखा है इंटीरियर एंगल जो है वो थ्राइस है किसके, एक्सटीरियर एंगल के। ठीक है, इतना आया समझ में? अब हमें क्या करना है, अब हमें वैल्यू पुट कर देनी है। कैसे करेंगे हम इसे सॉल्व, हम इसे सॉल्व करेंगे कौन से फॉर्मूले से, ईच इंटीरियर एंगल वाले फॉर्मूले से सबसे पहले सॉल्व करेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम इसको ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों की बात करी गई है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें इंटीरियर एंगल भी आता है एंड एक्सटीरियर एंगल भी आता है, वो इंटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला है। कैसे, ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। यही है फॉर्मूला, हमने लगा दिया ये फॉर्मूला। ठीक है, लगा दिया। अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। वैल्यू कैसे पुट करेंगे,
ईच इंटीरियर एंगल क्या दिख रहा है हमें 3x, तो इसके नीचे हम क्या लिख देंगे, ईच इंटीरियर एंगल के नीचे हम लिख देंगे 3x, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 180 डिग्री, तो यहाँ पर 180 डिग्री लिख देंगे। यहाँ पर है माइनस का साइन एंड देन फिर क्या है ईच एक्सटीरियर एंगल, तो ईच एक्सटीरियर एंगल हमें क्या देके रखा है, x देके रखा है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे x, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लाइक टर्म से एक तरफ ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ पे x है, यहाँ पर माइनस एक्स है, यहाँ पे 3x है, हम माइनस एक्स को इक्वल टू के इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा। कैसे, 3x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। सॉल्व करने पे क्या आएगा आंसर, यहाँ पर आएगा 4x एंड यहाँ पे आएगा 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे 4x जो है मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। कैसे, x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 4। हम क्या कर देंगे, अब सिंप्लीफाई कर देंगे। कैसे, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, यहाँ पे 0, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी गया, 5 ज़ा 10, मतलब x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू हमारी आ रही है 45 डिग्री। क्या आई x की वैल्यू, मतलब x क्या है हमारा 45 डिग्री, मतलब ईच एक्सटीरियर एंगल क्या है हमारा 45 डिग्री है। आपको समझ में आया इतना, तो 3x मतलब ईच इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 45 डिग्री, क्योंकि 3x है, 3 मल्टीप्लाई बाय x मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू क्या निकली है, 45 डिग्री निकली है। समझ में आया इतना, तो 45 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी गई, 3 4 ज़ा 12, क्या आ रहा आंसर, 135 डिग्री हमारा आंसर आ रहा है। क्या आया आंसर, 135 डिग्री हमारा आंसर आया है। अब हमने क्या निकाल लिया, अब हमने ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल दिया है 45 डिग्री एंड ईच इंटीरियर एंगल निकाल दिया है 135 डिग्री। बट निकालना क्या है, हमें निकालनी है साइड्स। साइड्स कैसे निकलेगी, साइड्स निकलेगी ईच एक्सटीरियर एंगल वाले फॉर्मूले को पुट करके। तो हम अभी फॉर्मूला लगाएंगे, तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, अब हम क्या करते हैं, अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या था ईच एक्सटीरियर एंगल का, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। क्या था फॉर्मूला, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n, और n क्या है, n है हमारी साइड्स, और हमें निकालना क्या है, हमें साइड्स ही निकालना है, ठीक है। ईच एक्सटीरियर एंगल क्या आया था, ईच एक्सटीरियर एंगल आया था हमारा 45 डिग्री एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 360 डिग्री एंड निकालना क्या है, निकालना है हमें n, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, n को कर देंगे इक्वल टू के इस तरफ ट्रांसफर एंड 45 डिग्री को कर देंगे इक्वल टू के इस तरफ ट्रांसफर, जिससे वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 45 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, अब हम सिंप्लीफाई कर देंगे। कैसे, 5 9 ज़ा 45, 5 7 ज़ा 35, 1 कैरी गई, यहाँ पे 72 आया, तो यहाँ पे आएगा 9 1 ज़ा 9, यहाँ पे आएगा 9 8 ज़ा 72। तो हमारी n कितनी आ रही है, n आ रही है 8, मतलब n इज इक्वल टू साइड्स इज इक्वल टू कितना आया, 8 आया है। हमारी साइड्स कितनी निकली है, यहाँ पे 8 हमारी साइड्स निकली है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है हमसे, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर डेकागन इज। क्या बोला है हमसे, हमें निकालना क्या है, ईच इंटीरियर एंगल निकालना है किसका, रेगुलर डेकागन, ठीक है। डेकागन के कितने साइड्स रहते हैं, डेकागन के जो साइड्स रहते हैं कितने रहते हैं, 10 साइड्स रहते हैं। मतलब n जो है हमारा, जिसको हम साइड्स बोलते हैं, वो कितना है, 10 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लगा देंगे फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला लगाने वाले हम, सबसे पहले हम लगाएंगे ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला।
क्यों मैम, यहाँ पर तो इंटीरियर एंगल बोला गया है। तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। तो जब हमें एक्सटीरियर एंगल ही नहीं पता तो हम इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगा के क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमें ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जिससे हमें एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू पता चल जाए। ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन एन, यही है फॉर्मूला। अब हमें क्या पता है, हमें पता है ईच एक्सटीरियर एंगल, जो कि क्या है 360 डिग्री अपॉन एन। तो एन की जगह हम क्या लिख देंगे, एन की जगह हम लिख देंगे 10। क्या लिख देंगे हम, 10 लिख देंगे। 10 क्यों लिख रहे हैं हम, 10 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि साइड्स हमारी क्या है, 10 है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 0 से 0 सिंप्लीफाई हो जाएगा, आंसर आएगा हमारा 36 डिग्री। मतलब ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आया है, ईच एक्सटीरियर एंगल आया है हमारा 36 डिग्री। ठीक है, आया आपको समझ में। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकाल लेना है क्या, ईच इंटीरियर एंगल। क्या निकालना है, ईच इंटीरियर एंगल निकालना है। कैसे निकलेगा, ईच इंटीरियर एंगल का क्या फॉर्मूला है, 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल, 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल है, ईच एक्सटीरियर एंगल क्या निकला है 36 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री कर देंगे, क्योंकि ईच एक्सटीरियर एंगल के नीचे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी 36 डिग्री। तो आंसर क्या आएगा हमारा, हमारा आंसर आएगा 144 डिग्री। क्या आया आंसर हमारा, 144 डिग्री आया है। मतलब ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या आई है, 144 डिग्री। सी ऑप्शन हमारा होना चाहिए करेक्ट। तो देख लेते हैं हम, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको करना क्या है, आपको कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 9, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ हेक्सागन इज। क्या बोला गया है, हमें क्या पूछा है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ हेक्सागन। हेक्सागन में कितने साइड्स रहते हैं, हेक्सागन में कितने साइड्स रहते हैं, जल्दी से बताइए आप। अभी थोड़ी देर बताया था मैंने, हेक्सागन में कितने साइड्स रहते हैं, 6 साइड्स रहते हैं। ठीक है, 6 साइड्स रहते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, जितने भी इंटीरियर एंगल्स रहते हैं हेक्सागन के, तो उनका मेजरमेंट क्या होगा। मतलब उनको अगर ऐड कर देंगे, सम कर देंगे, तो उनका मेजरमेंट क्या आएगा। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। अब ये बताइए, जब साइड 6 हैं तो उसके एंगल्स कितने होंगे, ईच इंटीरियर एंगल्स कितने होंगे, वो भी तो 6 होंगे, है ना, सही बोला है ना। इसको निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें साइड दे के रखी हुई है। ठीक है, हमें साइड पता है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल देंगे। क्या करेंगे हम, सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला पुट करने वाले हैं, ईच एक्सटीरियर एंगल का। क्यों मैम, ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमसे पूछ रहा है इंटीरियर एंगल के बारे में। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। तो जब हमें एक्सटीरियर एंगल ही नहीं पता होगा, हम क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ईच एक्सटीरियर एंगल। फॉर्मूला पुट कर देते हैं, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू, क्या रहता है फॉर्मूला, 360 डिग्री अपॉन एन, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या निकलेगा, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। एन की वैल्यू क्या है, 6 है, साइड्स कितनी है, 6 है। ठीक है, सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा आंसर, सिंप्लीफाई करने पे हमारा आंसर आएगा 60 डिग्री। क्या आएगा आंसर, 60 डिग्री आएगा। इसका मतलब क्या है, ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री है। इतना समझ में आया आपको, ऑफ कोर्स आ गया है। अब हम क्या निकाल लेंगे, अब हम निकाल लेंगे ईच इंटीरियर एंगल। ठीक है, क्या निकालने वाले हैं हम, ईच इंटीरियर एंगल निकालने वाले हैं। फॉर्मूला क्या है,
फॉर्मूला है 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। क्या है फॉर्मूला? 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, लिख दिया हमने। अब हमें पता है ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री कर सकते हैं। ईच एक्सटीरियर एंगल के नीचे हमने क्या लिख दिया, 60 डिग्री, उसकी वैल्यू लिख दी। अब 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री करेंगे तो ईच इंटीरियर एंगल क्या निकलेगा हमारा, 120 डिग्री निकलेगा। ईच इंटीरियर एंगल क्या निकलने वाला है हमारा, 120 डिग्री निकलने वाला है। मतलब हर एक इंटीरियर एंगल हमारा क्या निकला है, 120 डिग्री निकला है। इतना आपको समझ में आया? ऑफ कोर्स आ गया है, आ तो गया है। लेकिन मुझे ये बताइए, मुझे आप ये बताइए कि हमसे ईच इंटीरियर एंगल पूछा गया है या हर एक इंटीरियर एंगल का सम पूछा गया है? क्या पूछा गया हमसे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर, सारे इंटीरियर एंगल का सम पूछा गया हमसे, ईच इंटीरियर एंगल नहीं पूछा गया है। तो हमें करना क्या होगा, हमें क्या करना होगा, हमें पता है इंटीरियर एंगल्स कितने रहते हैं, 6 रहते हैं। हमें क्या पता है, इंटीरियर एंगल्स कितने हैं, 6 हैं। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, इंटीरियर एंगल्स जब 6 हैं तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या रहेगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितने रहेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सारे इंटीरियर एंगल्स कितने रहते हैं, 6 रहते हैं। एक इंटीरियर एंगल कितना है, 120 डिग्री। तो सारे इंटीरियर एंगल्स का जब हम सम करेंगे तो 6 इंटीरियर एंगल्स हैं, तो 120 डिग्री प्लस 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 120 डिग्री कर देंगे हम। क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि ईच इंटीरियर एंगल 120 डिग्री है एंड हमें पता है हेक्सागोन में 6 इंटीरियर एंगल्स रहते हैं एंड हमसे ये बोला गया है 6 इंटीरियर एंगल्स का हमें चाहिए क्या, सारे इंटीरियर एंगल्स का हमें चाहिए क्या है, सम चाहिए। तो हमने सारे इंटीरियर एंगल्स का करके क्या कर दिया है, सम कर दिया है। सम करके आंसर क्या आएगा, सबसे पहले लास्ट से स्टार्ट करेंगे, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस, सब में 0 है तो यहाँ पे आएगा 0। देन फिर 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12, तो यहाँ पे आएगा 2 एंड यहाँ पे चली जाएगी 1 कैरी। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या आया है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स आया है 72 डिग्री। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें ऑप्शंस ऐसे नहीं दिए गए हैं, मेजरमेंट में नहीं दिए गए हैं, हमें किस में दिए गए हैं, राइट एंगल्स राइट एंगल्स राइट एंगल्स राइट एंगल्स। तो हमें क्या करना होगा, हमें राइट एंगल्स में आंसर चाहिए और हमें ये पता है एक राइट एंगल कितने डिग्री का रहता है, 90 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 72 डिग्री को 90 डिग्री से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, क्योंकि टोटल 720 डिग्री निकला है। ठीक है, टोटल क्या निकला है, 720 डिग्री निकला है एंड हमें पता है ईच राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। तो डिवाइड करने से हमें क्या निकल जाएगी, डिवाइड करने से हमें निकल जाएगा, हमारा राइट एंगल में आंसर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देख लेते हैं। 0 से 0 सिंप्लीफाई होगा, 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72। इसका मतलब क्या है, 8 राइट एंगल्स हमारा करेक्ट आंसर होगा। 8 राइट एंगल्स हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्यों हुआ ऐसे, हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं राइट एंगल्स में दिए गए थे, हमें राइट एंगल्स में चाहिए थे एंड राइट एंगल, एक राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। तो हमने क्या किया, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल को 90 डिग्री से कर दिया डिवाइड, तो हमारा आंसर 8 आया है। मतलब 8 राइट एंगल्स होना चाहिए करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन होना चाहिए हमारा बिल्कुल करेक्ट। देख लेते हैं, बी ऑप्शन है हमारा करेक्ट। तो आपको करना क्या है, आपको कर लेना है नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 10, द टू डायगोनल्स आर नॉट नेसेसरली इक्वल इन।
क्या बोला है, दो डायगनल्स जो हैं वो किस डायग्राम में इक्वल नहीं रहेंगे, हमें पता है रेक्टेंगल में दोनों डायगनल्स क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। स्क्वायर में भी सेम वही होता है, दोनों डायगनल्स इक्वल रहते हैं, लेकिन रोम्बस में दोनों डायगनल्स इक्वल नहीं रहते हैं। कैसे, अगर हम रोम्बस ड्रॉ करके देखें, यहाँ पे रोम्बस हम यहाँ पे अगर ड्रॉ करके देखें, आपने प्रॉपर्टी में भी वैसे पढ़ा होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करके भी देखें, ठीक है, ये हमने बना दिया रोम्बस। अब हम क्या बनाएंगे, अब हम डायगनल्स बना देंगे। आपको डायगनल्स क्या इक्वल दिख रहे हैं क्या, आपको दिख रहा होगा ये वाला डायगनल जो है वो छोटा है एंड ये वाला डायगनल्स हमें बड़ा दिख रहा है, तो मतलब दोनों डायगनल्स जो है वो रोम्बस में इक्वल नहीं होते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना चाहिए, हमारा ऑप्शन सी होना चाहिए करेक्ट। तो ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट, रोम्बस के डायगनल्स जो है वो इक्वल नहीं रहते हैं। ठीक है, आया समझ में, कर लीजिए नोट डाउन, कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11। क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ अ डायगनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है, लेंथ दी गई किसकी, डायगनल्स की, रोम्बस के डायगनल्स की। एक की लेंथ दी गई है 16 सेंटीमीटर, एक की लेंथ क्या दी गई है, 12 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज, अब हमसे क्या पूछ रहा है, हर एक साइड जो होती है रोम्बस की उसकी लेंथ पूछी गई है। ईच साइड ऑफ द रोम्बस की हमसे लेंथ पूछी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बना लेंगे रोम्बस। ये हमने क्या बना लिया, रोम्बस बना लिया है। ठीक है, रोम्बस हमने बना लिया है। अब क्या करना है, हम नेम दे देते हैं, इसे नेम दे देंगे हम ए बी सी डी। ठीक है, हमने नेम भी दे दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें डायगनल्स देखने हैं। ये हो गया एक डायगनल, ये हो गया सेकंड डायगनल। एक डायगनल क्या है, बी डी एंड ए सी क्या है, सेकंड डायगनल। तो हमें क्या दिख रहा है, 16 सेंटीमीटर एक डायगनल का मेजरमेंट है एंड दूसरे डायगनल का मेजरमेंट है 12 सेंटीमीटर। तो हमें दिख रहा है बी 16 सेंटीमीटर बड़ा है और AC डायगनल जो है वो हमें बड़ा दिख रहा है। हम मान सकते हैं AC क्या है, AC का मेजरमेंट क्या हो जाएगा, AC का मेजरमेंट हो जाएगा यहाँ पे 16 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने ये मान लिया। अब BD जो है वो छोटा डायगनल दिख रहा है और BD का मेजरमेंट हम मान सकते हैं 12 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे BD इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हम उसको मान लेते हैं O। क्या मान लेते हैं हम, O मान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है, नेक्स्ट हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी ईच साइड की वैल्यू। मतलब हमें पता है रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल रहते हैं। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू, हमें निकालना है क्योंकि हमें तो वैल्यू ही नहीं पता है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, अब देखिए AC है, AC कितना है 16 सेंटीमीटर, तो हमें ये पता है OA कितना है, OA है हाफ ऑफ AC। अगर AC जो है वो कितना है 16 सेंटीमीटर, तो OA उसका हाफ है, हमें इतना पता है। तो हाफ ऑफ AC कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ AC मतलब हाफ मल्टीप्लाई बाय 16, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 8 सेंटीमीटर। OA की वैल्यू कितनी आई, 8 सेंटीमीटर। हम ये OA की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। पहले तो ये समझ में आया OA की वैल्यू क्यों आई, कितनी आई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हम क्या देख लेते हैं, OB की वैल्यू देख लेते हैं। हमें पता है OB क्या है, BD का हाफ है OB, इतना पता है हमें, प्रॉपर्टीज में भी हम पढ़ चुके हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो BD का हाफ क्या है, OB है, मतलब OB क्या है इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। मतलब BD कितना है 12 सेंटीमीटर है। सिंप्लीफाई करेंगे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो यहाँ पे क्या आया है आंसर 6 सेंटीमीटर हमारा आंसर आया है। इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे
हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है हर एक साइड किसकी, ईच साइड निकालनी है हमें रोम्बस की। तो अगर हम ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारी बी सी सी डी एंड डी ए की भी तो वैल्यू सेम वही होगी, ठीक है, इतना पता है आपको। अब ये देखिए जो रोम्बस रहते हैं वो जो बाइसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री पे करते हैं। रोम्बस किस पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो हमें अगर ए बी निकालना है तो हमें एक थ्योरम लगानी होगी जिसका फॉर्मूला क्या रहेगा, जिसका नाम क्या है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या है थ्योरम का नाम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये है हमारी थ्योरम का नाम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम में क्या रहता है, जो 90 डिग्री का एंगल रहता है उसके सामने जो साइड रहती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। एंड ये जो रहता है वो क्या रहता है, बेस रहता है। मतलब ये जो आपको दिख रहा है ओ बी, ये है हमारा बेस, ठीक है। एंड ओ ए जो दिखा है ये क्या है, ये है परपेंडिकुलर, ओ ए क्या है परपेंडिकुलर, एंड ए बी क्या है, ए बी है हाइपोटेन्यूज, क्या है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या रहता है, फॉर्मूला हमारा रहता है एच स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब बेस स्क्वायर। आया समझ में, ये एक थ्योरम है, नया कंसेप्ट है, अच्छे से समझिए। अगर आपको निकालना है, अगर आपको कोई भी राइट एंगल दिया है, ये हमें राइट एंगल दिख रहा है, राइट ट्राइंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, कैसे दिख रहा है हमें पता है, ये 90 डिग्री का ओ जो है वो बाइसेक्ट, जो डायगोनल्स कर रहे हैं बाइसेक्ट किस पे कर रहे हैं, 90 डिग्री पे कर रहे हैं, हमें पता है। ये देखिए ट्राइंगल, अगर आप गौर से देखिए 90 डिग्री ट्राइंगल नहीं लग रहा, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं लग रहा, ऑफकोर्स लग रहा है। तो अगर हमें ऐसा कुछ दिया हो और अगर हमें एक कोई साइड निकालनी है, दो साइड्स दिए हैं और एक कोई निकालनी है, हमें नहीं पता है, हमने क्या निकाल लिया, ओ ए की वैल्यू भी निकाल ली, हमने निकाल ली ओ बी की वैल्यू। अब निकालनी क्या है, ए बी की वैल्यू निकालनी है। हम किससे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, ठीक है, समझ में आया। उसके लिए हमने ये फॉर्मूला लगा लिया है। अब देखिए हाइपोटेन्यूज क्या है, मैंने अभी जस्ट बताया आपको, राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो ठीक है, ए बी क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज, तो इसमें क्या आएगा ए बी स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है मतलब ए बी स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है, जस्ट अभी बताया मैंने, ओ ए क्या है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे क्या आएगा परपेंडिकुलर के नीचे ओ ए स्क्वायर, ठीक है। बेस क्या है, ओ बी बेस है, तो बेस स्क्वायर के नीचे क्या आएगा ओ बी स्क्वायर, ठीक है। इतना आया, आपको समझ में आ गया है। अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यू पुट करनी है। ए बी स्क्वायर तो हमें पता नहीं है, हम एज इट इज लिख देंगे। ओ ए स्क्वायर मतलब ओ ए की वैल्यू क्या थी 8 सेंटीमीटर, हम ऐसे लिख सकते हैं 8 स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि ओ ए की वैल्यू 8 आई है, तो हम क्या लिख देंगे 8 स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है ओ ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या है ओ बी स्क्वायर, ओ बी की वैल्यू निकली थी 6, तो हम भी यहाँ पे क्या लगा देंगे 6 स्क्वायर लगा देंगे। इतना आया समझ में, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ कंटिन्यूएशन में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए बी स्क्वायर तो हमें पता नहीं है, हम एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए 8 स्क्वायर मतलब क्या होता है, 8 स्क्वायर मतलब होता है 8 मल्टीप्लाई बाय 8, तो जब हम 8 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 64। बीच में क्या है प्लस का साइन, हमने लगा दिया प्लस का साइन, ठीक है। आया समझ में। नेक्स्ट क्या है 6 स्क्वायर मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो जब हम 6 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे हमारा आंसर क्या आने वाला है, हमारा आंसर आएगा 36, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 36 लिख दिया है, ठीक है। तो 64 प्लस 36 क्या आ जाएगा आंसर 100 आ जाएगा। एंड यहाँ पे क्या चल रहा है ए बी स्क्वायर चल रहा है। ए बी स्क्वायर क्या आया है 100 आया है, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें सिर्फ ए बी की वैल्यू चाहिए, ए बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए है।
तो मैं आपको बताती हूँ, जब ए बी स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर को जब हम रिमूव करते हैं, रिमूव क्यों करना है, क्योंकि हमें सिर्फ ए बी की वैल्यू चाहिए। जब भी हम स्क्वायर को रिमूव करते हैं तो वो अपोजिट साइड में जाके रूट बन जाता है। क्या बन जाता है? रूट। कैसे? ए बी इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं रूट। रूट के अंदर क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। क्या आएगा रूट के अंदर? 100 आ जाएगा। समझ में आया? अब इस रूट को कैसे सॉल्व करेंगे मैम, ये भी बता दीजिए। रूट को सॉल्व करने का तरीका क्या है? रूट के अंदर जो भी हमें दिया गया है उसका क्या निकाल लेना है? एलसीएम निकाल लेना है। मतलब 100 का हम क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। तो हमें पता है 2 क्या होता है? 50 होता है। 2 50 100, 2 25 50, 5 5 25 एंड यहाँ पर भी 5 1 5। तो हमारा एलसीएम क्या आया है? हमारा एलसीएम आया है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। यही आया है हमारा एलसीएम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सेम यहाँ पर भी लिख देंगे, ए बी इज इक्वल टू रूट वैसे का वैसे ही रहेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब जब हमें रिमूव करना रहता है क्या? रूट को, या जब हमें कोई भी डिजिट रूट के बाहर ले आनी होती है तो हम क्या करते हैं? जैसे कि रूट में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दिया गया है, 2 डिजिट्स दी गई है, मतलब 2 को रिपीट किया गया है, 2 बार दिया गया है, तो हम सिर्फ एक सिंगल 2 को बाहर निकालेंगे, दोनों को नहीं निकालेंगे। दोनों को मिला के, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मिला के सिर्फ एक ही है जो बाहर निकलेगा, जिसको हम नाम देंगे 2। ठीक है, ऐसे ही क्या दिया गया है? 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 को मिलाकर हम एक ही निकालेंगे बाहर, जिसको बोलेंगे हम 5। ठीक है, तो इससे क्या होगा? रूट हमारा ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट ओपन हो जाएगा। रूट से कोई भी डिजिट अगर बाहर निकालनी है तो वो कैसे निकलती है? सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लिया, ये हमारा एलसीएम आया है। एलसीएम आने पे अगर कोई भी डिजिट 2 बार आ रही है तो उसको सिर्फ एक बार बाहर निकाला जाता है। ठीक है, 2 2 बार आ रहा था, सिर्फ एक 2 बाहर निकलेगा। 5 2 बार आ रहा था, सिर्फ एक 5 बाहर निकलेगा। कैसे? देख लीजिए, यहाँ पे कर रही हूँ मैं कंटिन्यूएशन में। ठीक है, ठीक है, अभी क्या करना है? हमें निकालना है, हमें खोलना है रूट को। रूट से जो भी नंबर्स हैं हमें बाहर निकालने हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया अभी? एक ही 2 बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे एक ही 2 बाहर निकला 2। यहाँ पे मैंने बताया एक ही 5 बाहर निकलेगा, भले 2 दिए हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5। बीच में क्या था? मल्टीप्लिकेशन का साइन, हमने लगा दिया मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो अब क्या हुआ? ए बी की वैल्यू क्या आई है? 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब 10। क्या आई है ए बी की वैल्यू? 10। और हमें लेंथ पूछी गई है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? सेंटीमीटर लग जाएगा। मतलब ए बी क्या निकला है हमारा? जो ईच साइड है, ईच साइड क्या था? ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू निकल गया है हमारा 10 सेंटीमीटर। क्या निकल गया है हमारा? 10 सेंटीमीटर निकल गया है। आपको समझ में आया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 10 सेंटीमीटर, मतलब सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। आया समझ में? ये नया कंसेप्ट था, बहुत ही आराम से मैंने आपको समझाया है। आई होप आपको समझ आया हो। आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देख लीजिए, 10 सेंटीमीटर करेक्ट था हमारा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर, ये हमें क्या देके रखे हैं? 2 एडजेसेंट एंगल्स के मेजरमेंट देखे रखे हैं विथ अननोन क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी मतलब वेरिएबल्स देके रखे हैं, प्रॉपर डिग्री में आंसर हमें नहीं दिया गया है। ठीक है, हमसे क्या बोला है? वैल्यू ऑफ एक्स निकालो, मतलब वही वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। समझ में आया आपको? बात किसकी हो रही है? पैरेललोग्राम की। तो बिना डायग्राम के हम बात नहीं करेंगे। सबसे पहले हम बना लेंगे पैरेललोग्राम।
ठीक है, ये हमने बना दिया पैरेललोग्राम, बन गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे नेम दे देना है ए बी सी डी, नाम भी दे दिया हमने। अब देखिए, अब क्या बात हो रही है, टू एडजेसेंट एंगल्स की। एडजेसेंट एंगल्स का क्या बताया था मैंने, एडजेसेंट एंगल्स जस्ट अटैच रहते हैं। कैसे, एंगल ए जो है और एंगल बी क्या है, दोनों एडजेसेंट एंगल्स है, बताया था मैंने। एंगल बी जो है और एंगल सी जो है वो भी क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है। ठीक है, ये भी बताया था मैंने, एंगल सी जो है एंगल डी क्या है, ये भी एडजेसेंट एंगल्स है। और ये भी बताया था एंगल डी और एंगल ए भी क्या है, ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल्स हैं। उसके साथ हमें और कुछ भी याद आ रहा है, मैम आपने कुछ प्रूव करके भी तो बताया था पैरेललोग्राम के बारे में। क्या बताया था मैंने, प्रॉपर्टीज भी बताई थी, एलिमेंट्स भी बताए थे, प्रूव करके भी बकायदा आपको बताया था प्रॉपर्टीज। एडजेसेंट एंगल वाला तो मैम आपने कुछ तो प्रूव किया था, क्या था वो था सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री रहते हैं, यही बताया था मैंने। एडजेसेंट एंगल्स पैरेललोग्राम के क्या रहते हैं, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब उनका मेजरमेंट क्या रहता है, 180 डिग्री रहता है। क्या रहता है मेजरमेंट, मेजरमेंट रहता है 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो हम वो लाइन लिख देंगे। क्या लाइन लिखेंगे, जो हमें ऑलरेडी पता, हमारी फेवरेट लाइन, वी नो दैट adjacent angles of parallelogram are supplementary। हमें क्या पता है, एडजेसेंट एंगल्स जो रहते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या रहते हैं, सप्लीमेंट्री रहते हैं। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी जो है वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री हो जाएगा। अब हमें क्या दे के रखे हैं, दो एडजेसेंट एंगल्स का मेजरमेंट दे के रखा है, तो हम क्या मान लेंगे, एंगल ए का मेजरमेंट क्या दे के रखा है हमें, हम मान लेंगे एंगल ए का मेजरमेंट हमें दे के रखा है 2x प्लस 25 डिग्री। ठीक है, और एंगल बी का मेजरमेंट हमें दे के रखा है क्या, 3x माइनस 5 डिग्री। ठीक है, ये हमने मान लिया। क्यों मान लिया, क्योंकि क्वेश्चन में ही दे के रखा है टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस। तो दो एडजेसेंट एंगल हमने ले लिए हैं, क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी, तो उनका मेजरमेंट भी हम क्या मानेंगे, जो क्वेश्चन में दे के रखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी वैल्यू पुट कर देंगे। एंगल ए की वैल्यू क्या आएगी, 2x प्लस 25 डिग्री, और एंगल बी की क्या आएगी, 3x माइनस 5 डिग्री, और यहाँ पे क्या है, इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स क्या रहते हैं, सप्लीमेंट्री रहते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें कर देना है इसे सॉल्व। सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2x प्लस 25 प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पर भी डिग्री है, यहाँ पर भी डिग्री है, इसे भी डिग्री मानेंगे, इसे भी डिग्री मानेंगे, क्योंकि कॉमन यहाँ पे क्या लगा हुआ है, डिग्री का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अगर इसमें डिग्री नहीं भी लगाए तो भी चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि अभी क्लियर वैल्यू हमें पता नहीं है, तो अगर आपको रिमूव करना आप रिमूव कर सकते हैं, बट जो वैल्यूज हमें दी गई है नंबर्स में, हम उसमें डिग्री लगा देंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब हमें लाइक टर्म से एक तरफ करने हैं, तो हम कर देंगे 2x प्लस 3x एक साथ लिख देंगे। ठीक है, एंड प्लस 125 डिग्री माइनस 5 डिग्री एक साथ लिख देंगे, एंड यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी 180 डिग्री है। ठीक है, क्या है यहाँ पे, 180 डिग्री। अब हम इसे कर देंगे सॉल्व, 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा।
ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है +25 डिग्री -5 डिग्री, इसका मतलब क्या है प्लस माइनस माइनस होता है। 25 - 5 करेंगे, आंसर क्या आएगा 20 डिग्री आएगा। एंड साइन क्या लग जाएगा, जो नंबर बड़ा है जैसे कि 25 बड़ा है उसके आगे लगा हुआ है पॉजिटिव साइन, तो यहाँ पर भी लग जाएगा पॉजिटिव साइन। एंड इक्वल टू के इस तरफ क्या है 180 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें 20 डिग्री को 180 डिग्री के पास शिफ्ट कर देना है, क्योंकि दोनों ही क्या है लाइक टर्म्स है। तो हमें दिख रहा है 20 डिग्री इस तरफ किस फॉर्म में है, पॉजिटिव फॉर्म में, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा किस फॉर्म में, हो जाएगा नेगेटिव फॉर्म में। मतलब 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री -20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। 5x एज इट इज लिखेंगे, 180 डिग्री -20 डिग्री कितना हो जाएगा 160 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 5x मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय x, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल टू के उस तरफ जाके किस में हो जाएगा डिवीजन फॉर्म में। तो x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 160 डिग्री डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, 1 कैरी उधर गई तो 2 ज़ा 10, तो x की वैल्यू क्या निकल रही है, x की वैल्यू निकल रही है 32 डिग्री। क्या निकल रही है x की वैल्यू, x की वैल्यू निकल रही है 32 डिग्री। और हमसे क्या बोला गया था क्वेश्चन में कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है x की वैल्यू, तो मतलब बी ऑप्शन होना चाहिए करेक्ट। 32 डिग्री हमारा आंसर आया है, हम देख लेते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब आपको क्या करना है, अब आपको कर लेना है इसे नोट डाउन। ठीक है, क्यों कितना हो गया, यहीं से कंटिन्यू करना है, पानी पी लो। कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थर्ड, द डायगोनल्स डू नॉट नेसेसरली इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स इन आ। मतलब क्या बोला है, जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट राइट एंगल्स पे नहीं करते हैं, कौन से डायग्राम में, पैरेललोग्राम में, रेक्टेंगल में, रोम्बस में या काइट में, बताइए ज़रा कहाँ पे डायगोनल जो है वो इंटरसेक्ट, तो हर डायगोनल इंटरसेक्ट करता है लेकिन राइट एंगल पे इंटरसेक्ट नहीं करते। मतलब जो एंगल बनता है डायगोनल्स जब बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, इंटरसेक्ट करते हैं, तो जब एंगल बनता है मीन्स ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री नहीं बनता है। कौन सा ऐसा डायग्राम है जहाँ पे 90 डिग्री एंगल नहीं बनता है, बताइए ज़रा, बताइए ज़रा अगर आपको समझ आ रहा हो तो। अभी जस्ट एक क्वेश्चन किया जहाँ पे हमने रोम्बस को देखा था कि 90 डिग्री एंगल वो बनाता है, इससे जस्ट पहले किया था हमने। ठीक है, समझ आया। काइट को अगर हम देखें, काइट क्या बनती है, काइट ऐसे बनती है, ऐसे कुछ बनती है काइट। तो अगर हम उसके डायगोनल्स ऐसे देखें तो डायगोनल्स ऐसे मीट करते हैं, तो ये भी तो परपेंडिकुलर बनते हैं, मतलब 90 डिग्री पे डायगोनल्स मीट करते हैं, राइट एंगल बनाते हैं, तो मतलब ना रोम्बस हो सकता है ना काइट हो सकता है। अब बचा क्या, अब बचा है पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल। तो डायगोनल्स जिसमें राइट एंगल पे मीट नहीं करते हैं वो होता है पैरेललोग्राम। ठीक है, एंड रेक्टेंगल भी होता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में पैरेललोग्राम में डायगोनल जो है वो मीट नहीं करते हैं राइट एंगल पे। किस पे मीट तो करते हैं, राइट एंगल पे नहीं करते, मतलब 90 डिग्री एंगल नहीं बनाते हैं। तो आंसर करेक्ट क्या होना चाहिए, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम दोनों ही करेक्ट आंसर है, बट मोस्ट ऑफ द करेक्ट आंसर, जो सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर, ए आएगा, पैरेललोग्राम इसका करेक्ट आंसर है। आया आपको समझ में, तो आप कर लीजिए नोट डाउन। रोम्बस 90 डिग्री पे करता है इंटरसेक्ट, मतलब रोम्बस के डायगोनल्स 90 डिग्री पे करते हैं इंटरसेक्ट, काइट के डायगोनल्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, इवन स्क्वायर के भी करते हैं, रेक्टेंगल के नहीं करते हैं, पैरेललोग्राम के नहीं करते हैं। तो हमने सबसे एप्रोप्रिएट आंसर जो लिया है, क्योंकि एक ही टिक करना है, पैरेललोग्राम लिया है। समझ आया आपको, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 14, द डायगोनल्स डू नॉट नेसेसरली बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल एट द वर्टिसेस इन अ। अब ये क्या है, मतलब क्या बोला है, जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट इंटीरियर एंगल्स के वर्टिसेस को नहीं करते हैं। ऐसे कौन से डायग्राम में होता है, इसका मतलब क्या है, मैं एक बार आपको समझाती हूँ। जैसे कि कोई भी हमने डायग्राम ले लिया, ये डायग्राम ले लिया, ठीक है, ये डायग्राम हमने ले लिया, ये हमको पैरेललोग्राम भी दिख रहा है, ये हमें रोम्बस भी दिख रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इसके जो डायगोनल्स हैं, अगर हम डायगोनल्स बनाएं, यहाँ पे डायगोनल्स, ऐसे हम डायगोनल्स बना रहे हैं, ठीक है, हमने डायगोनल्स बना दिए, तो हमें क्या बोला था, डायगोनल्स डू नॉट नेसेसरली बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल की बात हो रही है यहाँ पे, ये जो एंगल्स बन रहे हैं ना, इसकी बात हो रही है। एट द वर्टिसेस इन अ, मतलब क्या बोला है, जो ये डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इससे जो एंगल बन रहे हैं वर्टिसेस पे, ये जो एंगल बन रहे हैं ना, हमें एंगल दिख रहे हैं, दो एंगल बन गए। अगर हम इसको ए नाम दे देते तो एंगल ए के भी दो पार्ट्स दिख रहे हैं आपको, ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, दिख रहा है दो पार्ट, ये देखिए दो एंगल बना रहे हैं, ये दो एंगल दिख रहे हैं आपको, एंगल ए के भी दो एंगल बन रहे हैं। तो एंगल ए के जो दो पार्ट बन रहे हैं वो किस डायग्राम में इक्वल नहीं होंगे, मतलब किस डायग्राम में इक्वल नहीं होंगे, मतलब क्या है इसका, कि मतलब ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसे कौन से डायग्राम में होगा, ये हमसे पूछा गया है। अब आया समझ में क्वेश्चन का क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, सबसे पहले हम ले लेंगे हमारे रेक्टेंगल को, ठीक है, रेक्टेंगल देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम ले रहे हैं रेक्टेंगल कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, डायगोनल्स मीट करने हैं, ठीक है, ये हमने क्या कर दिए, डायगोनल्स मीट कर दिए। रेक्टेंगल के डायगोनल्स हमने मीट कर दिए हैं, तो रेक्टेंगल के जो एंगल बन रहे हैं वो आपको इक्वल दिख रहे हैं क्या, ये आपको एंगल्स कहीं से इक्वल दिख रहे हैं रेक्टेंगल्स के, एक छोटा और एक बड़ा हमें दिख रहा है, ये हमें इक्वल तो दिख नहीं रहे हैं, मतलब हमारे हिसाब से रेक्टेंगल ही होना चाहिए इसका आंसर। बाकी जो ऑप्शंस और हमें दिए गए हैं जैसे कि स्क्वायर, रोम्बस, वो भी हम बनाकर देख लेते हैं। अगर हम स्क्वायर बनाकर देखें, ठीक है, अगर हम स्क्वायर बनाकर देखें, अरे स्क्वायर बन जा, ठीक है, ये लगभग स्क्वायर दिख रहा है हमें। अगर हम स्क्वायर बनाकर देखें और इसमें अगर हम डायगोनल्स बनाएं, इसमें अगर हम डायगोनल्स बनाएं तो हमें दिख रहा है वो इक्वल तो दिख रहे हैं ना आपको, इक्वल बाइसेक्ट हो रहे हैं, इंटीरियर एंगल में हमें दिख रहे हैं कि इक्वल बन रहे हैं, ये देखिए, ये आपको इक्वल ही दिखेंगे। अगर आप प्रॉपर स्केल से बनाकर देखोगे ना तो आपको इक्वल दिखने वाले हैं ये सारे एंगल्स, तो स्क्वायर तो इसका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट हमसे रोम्बस बोला गया, हम रोम्बस भी बना के देख लेंगे, किसी को क्यों छोड़े, हम निराश नहीं करेंगे किसी को, रोम्बस भी बना के देख लेंगे। रोम्बस और स्क्वायर की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम रहती है। कैसे सेम रहती है, क्योंकि रोम्बस के भी सारे साइड्स इक्वल रहते हैं, स्क्वायर के भी सारे साइड्स इक्वल रहते हैं, तो हमारे हिसाब से इसके डायगोनल जो बाइसेक्ट करते हैं वो भी इक्वल एंगल पे करने चाहिए। तो हमें जो दिख रहा है, ये भी इक्वल एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। अगर आप स्केल से बनाओगे आपको और प्रॉपर दिखेगा कि जो डायगोनल्स हम बना रहे हैं ना, तो जो एंगल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं, ये जो एंगल्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना, ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, ये बिल्कुल जो एंगल बनेगा ना बराबर बनेगा। सिर्फ किस केस में बराबर नहीं बन पा रहे, सिर्फ रेक्टेंगल के केस में बराबर हमारे एंगल नहीं बन पा रहे हैं, जो इंटीरियर एंगल है वो बाइसेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, डायगोनल्स जो है वो प्रॉपर बराबर नहीं आ रहे हैं। समझ में आया। तो कौन सा करेक्ट आंसर होना चाहिए, हमने तीनों डायग्राम बना के देखे, रेक्टेंगल हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, हम देख लेते हैं।
बिल्कुल रेक्टेंगल हमारा करेक्ट आंसर है। आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। अगर आपको लग रहा है, आप बिल्कुल बेशक स्केल से सारे डायग्राम्स बना के देखिए, आपको समझ में आएगा। इसके हमें एंगल्स इक्वल नहीं मिलने वाले हैं, बाकी इसके एंड इसके हमें एंगल्स इक्वल मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर रेक्टेंगल बिल्कुल सही है। ठीक है, आया आपको समझ में, कर लीजिए नोट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन अ स्क्वायर ABCD AB is equals to 2x plus 3 centimeter and BC is equals to 3x minus 5 centimeter, then the value of x is, हमसे क्या बोला गया, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्क्वायर ABCD के बारे में बात हो रही है, तो स्क्वायर ABCD तो हमें बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने तो बना के दिया नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, बना दिया हमने स्क्वायर। अब हम नाम दे देंगे ABCD। ठीक है, हमने क्या नाम दे दिया, ABCD। उसके बाद क्या बोला गया है हमें, उसके बाद बोला गया है AB की वैल्यू क्या दी गई है। ये जो AB लाइन दिख रही है ना, AB साइड जो दिख रही है, उसकी वैल्यू हमें क्या दी गई है, उसकी वैल्यू हमें दी गई है 2x प्लस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, AB की वैल्यू क्या दी गई है, 2x प्लस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड BC की वैल्यू क्या दी गई है, BC जो साइड है उसकी वैल्यू हमें दी गई 3x माइनस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें क्या पता है, हमें पता है ABCD क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, क्या दिया गया है हमें, गिवन ABCD इज अ स्क्वायर। हमें ये पता है ABCD क्या है, स्क्वायर है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है सारी साइड्स इक्वल होंगी, मतलब AB जो है वो BC के इक्वल होगा, BC जो है वो CD के इक्वल होगा, एंड CD जो है वो DA के इक्वल होगा। क्योंकि ये जो डायग्राम क्या है, ये स्क्वायर है। हमें पता है स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं, सारे साइड्स जो रहते हैं वो इक्वल रहते हैं। एंड हमें वैल्यू किस किस की दे के रखी है, AB एंड BC की वैल्यू दे के रखी है। इसके अकॉर्डिंग हमें ये भी पता है AB जो है वो BC के इक्वल है, और दोनों की वैल्यू क्या है, दोनों की वैल्यू है, AB की वैल्यू है 2x प्लस 3 और BC की वैल्यू क्या है, 3x माइनस 5। ठीक है, हमने क्या किया, AB के नीचे उसकी वैल्यू डाल दी एंड BC के नीचे उसकी वैल्यू डाल दी। अब हमें क्या करना है, अब हमें दिख रहा है 2x एंड 3x लाइक टर्म्स हैं, प्लस 3 एंड माइनस 5 लाइक टर्म्स हैं, तो उन दोनों को क्या करेंगे, हम एक साइड लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 3x, तो 2x को 3x के पास लेकर आएंगे, मतलब राइट हैंड साइड लेकर आएंगे, तो यहाँ पर वो था पॉजिटिव फॉर्म में, इक्वल टू के उस तरफ चला जाएगा नेगेटिव फॉर्म में, मतलब माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर क्या है 3 है, एंड यहाँ पर क्या है माइनस 5। जब हम माइनस 5 को इक्वल टू के इस तरफ लेकर आएंगे, मतलब LHS साइड लेकर आएंगे, तो वो हो जाएगा प्लस 5, क्योंकि यहाँ पर वो था माइनस 5, तो अपोजिट साइड आया तो वो प्लस 5 हो गया। ठीक है, अब हम कर देंगे इसे सॉल्व, 3x माइनस 2x करेंगे, आंसर क्या आएगा, x आ जाएगा। x क्यों आया, 3 माइनस 2 मतलब 1, 1x को हम डायरेक्ट x भी लिखते हैं, तो हमने x लिख दिया। एंड यहाँ पे क्या है 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5 हो जाएगा 8, मतलब x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू आएगी हमारी 8 सेंटीमीटर। क्या आएगी x की वैल्यू, 8 सेंटीमीटर। हमसे क्वेश्चन में x की वैल्यू पूछी गई थी, मतलब हमारे हिसाब से डी आंसर, डी ऑप्शन होना चाहिए करेक्ट, 8 सेंटीमीटर हमारा आंसर आया है। तो हम देख लेते हैं, बिल्कुल डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। तो आपको क्या करना है, आपको कर लेना है नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। तो यहाँ पे होते हैं हमारे MCQs कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो करना क्या, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, एंड चले जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब।
ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो हमें प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए। एंड इसके बाद जो MIQs लेकर मैं आने वाली हूँ वो भी मुझसे पढ़ने के लिए करना क्या होगा, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना होगा एंड कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।